देखिए बेटा, पहले वाला टॉपिक पढ़ा था हमने रिफ्लेक्शन, अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस है? रिफ्लेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट होती है, एक बेंड होके वापस चली जाती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे लाइट आती है, देखो लाइट आ रही है, वो हल्का सा बेंड होके फिर वापस बाहर निकल जाती है। दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या था कि वहाँ पे लाइट वापस जाती है, रीबैक होती है, रीबाउंस होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी लाइट की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो यहाँ पे एक ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब के अंदर इसलिए इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी लाइट रेज आ रही है। लाइट रेज आ रही है, वो ग्लास स्लैब में जाने के बाद क्या होगी, थोड़ी सी टर्न हो गई, और जब वो वापस एयर के अंदर आई तो वापस उसी डायरेक्शन में चली गई जिस डायरेक्शन में पहले थी। इसे बोलते हैं इंसिडेंस रे, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, और इसको बोलते हैं क्या, एमरजेंट रे। ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है? लाइट बेंड क्यों होती है? लाइट बेंड इसलिए होती है क्योंकि डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है। अगर लाइट की स्पीड दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट होगी तो सिंपली लाइट ज़रूर बेंड होगी। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको बताया कि जब भी लाइट की स्पीड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड थोड़ी सी डिफरेंट होती है तो वहाँ पे क्या होती है, लाइट ऑलवेज बेंड जरूर होती है। और जितना ग्रेटर द डिफरेंस इन द स्पीड, जितना ज़्यादा लाइट की स्पीड में डिफरेंसेस होंगे उतने ही ज़्यादा उसके बेंडिंग में भी डिफरेंस होगा, उतने ही ज़्यादा लाइट बेंड भी होगी, उतने ही ज़्यादा लाइट का अमाउंट रिफ्रैक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, लाइट जो होते हैं, लाइट वेव ट्रेवल फास्टर इन एयर बट स्लोअर इन ग्लास। लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? एयर के अंदर होती है। लाइट की एयर में स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर इज़ नोन एज द रेयर मीडियम। देखो दो तरह के मीडियम यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं, एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। वो मीडियम जहाँ पर लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम। और वो मीडियम जहाँ पे लाइट की स्पीड कम होती है उसे बोलते हैं डेंसर मीडियम। जैसे एयर को हम बोलते हैं रेयर मीडियम, ग्लास स्लैब जो होता है उसको बोलते हैं हम डेंसर मीडियम, क्योंकि वहाँ पे लाइट की स्पीड कम होती है। When a ray of light goes from rarer medium to the denser medium, अगर लाइट की रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो कहाँ बेंड होती है? इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखो ये लाइट की स्पीड थी, ये सीधी जानी थी ना, सीधी नहीं गई, कहाँ चली गई? थोड़ी सी अंदर की तरफ टर्न हो गई, यानी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है ये, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अब ये, और जब ये डेंसर से कहाँ जाएगी? रेयर मीडियम में जाएगी वापस। ये ग्लास का डेंसर मीडियम, ये क्या रेयर मीडियम। अब देखो लाइट रेज यहाँ पर थी, ये सीधी जानी चाहिए थी, ये सीधी नहीं गई, कहाँ चली गई? उधर की तरफ, यानी कि ये अवे द नॉर्मल हो गई है, नॉर्मल से दूसरी साइड चली गई है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे द नॉर्मल। ठीक है, और इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे दोनों क्या होते हैं? पैरेलल। देखो इंसिडेंट रे ये होती है, रिफ्लेक्टेड ये होती है, एमरजेंट रे ये होती है, दोनों क्या होगी? एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, इफेक्ट क्या होता है रिफ्रैक्शन का, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ये ऐसा क्यों होता है। फिलहाल आप समझ लो कि रिफ्रैक्शन का इफेक्ट क्या पड़ता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार का ट्विंकलिंग करना है। एन ऑब्जेक्ट प्लेज, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर रखा होता है, लेट सपोज हमने एक कॉइन रखा, कहाँ पर? पानी के अंदर। पानी के अंदर कॉइन रखा हुआ है, लेकिन वो पानी के अंदर सरफेस पे नज़र आता है, सरफेस पे ही होता है, लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी ऊपर नज़र आती है, उसे एपरेंट पोजीशन बोलते हैं। जैसे हमें लगता है कि स्विमिंग पूल जो होता है वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन जब हम उसमें उतरते हैं तब पता लगता है कि वो कितना गहरा है। इसलिए जो वाटर होता है वो भी एक तरह से रिफ्रैक्शन ही करता है, हम उसके अंदर देख सकते हैं, लेकिन वाटर के अंदर लाइट की स्पीड क्या होती है? अलग होती है, और एयर के अंदर लाइट की स्पीड अलग होती है। इस वजह से हमें लगता है कि जो पूल जो है उसका सरफेस ऊपर की तरफ है। पेंसिल को रखते हैं, अगर हम पेंसिल को पानी के अंदर रखते हैं तो लगता है कि वो पेंसिल टूट गई है, पार्शली वो हमें ऐसा लगता है कि टूट गई है और पार्शली ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? पहला होता था इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल एट द सेम प्लेन। तीनों सेम प्लेन पे होती हैं। और अगला देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो पहला वाला भी था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो था वही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है पहला वाला, तो तीनों सेम पॉइंट पे होती हैं। द रेशो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट एट अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। इसको लिखने का तरीका होता है साइन ए अपॉन साइन ए ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू होती है, मतलब इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेसिकली ये कांस्टेंट होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो उनका जो रेशो होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे लाइट एयर से ग्लास में गई तो उनका जो रेशो होगा वो फिक्स होगा।
लेट सपोज ग्लास से केरोसिन में गई है तो उनका रेशो सेम होगा, वाटर से ग्लास में गई है तो उनका रेशो सेम होगा। तो दोनों में जो रेशो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिवन एन इंडिकेशन ऑफ द लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट से जब लाइट दूसरे ऑब्जेक्ट में जाती है तो उसकी बेंडिंग कैपेसिटी कितनी है, बेंडिंग एबिलिटी कितनी है उसकी, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एंगल तो निकालेंगे नहीं, एंगल हमें गिवन नहीं होता, हमें दी होती है स्पीड। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक तरीका और ये भी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी ऑल्सो रिटन इन द रेशियो ऑफ द लाइट ऑफ स्पीड इन ऑब्जेक्ट 1 एंड इज इन ऑब्जेक्ट 2। देखो लिखने का तरीका होता है N1 2। 1 का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन ऑब्जेक्ट 1 और 2 का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन ऑब्जेक्ट 2। यहाँ पे लिखा हुआ है when light is going from one medium to another then the value of refraction index is called refractive index। देखो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी ऑब्जेक्ट। और लेकिन अगर दोनों में से एक ऑब्जेक्ट, देखो अगर यार मान लेते हैं कि व्हेन लाइट इज़ गोइंग फ्रॉम वैक्यूम और एयर टू अनदर मीडियम, यानी कि लाइट जो है वो वैक्यूम से यानी कि एयर से किसी और मीडियम में गई है तो उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बोलते। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक बेसिकली यही डिफरेंस है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर एक मीडियम क्या होता है, लाइट होती है, लेकिन जो सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें दोनों मीडियम डिफरेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे वैक्यूम ही हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। अब देखिए आगे है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ बाय स्फेरिकल लेंस। अब लेंस के बारे में पढ़ेंगे। द वर्किंग ऑफ लेंस इज बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज व्हेन इट पासिस थ्रू इट। यानी कि जब लाइट रेज किसी लेंस से पास करती है और वो बेंड हो जाती है तो उसी को क्या बोल देते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस हमने पढ़े थे दो तरह के होते हैं, दो स्फेरिकल लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉनकेव लेंस होता है। दोनों के दोनों जो लेंस होते हैं वो क्या होते हैं, पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सर्फेसेज। देखो एक स्फेरिकल सर्फेस ही है, एक स्फेरिकल सर्फेस ही है, लेकिन अगर स्फेरिकल सर्फेस इस तरीके से बन जाते हैं तो इसको क्या बोल देते हैं हम, कॉनकेव सरफेस। ये है कॉन्वेक्स, ये क्या है, कॉनकेव। और देखो इनके बीच में जो लाइन डाली गई है इसका बहुत बड़ा मोटिव है। देखो जब भी लाइट यहाँ से बेंड, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस में पहले ही पढ़ चुके हैं, लाइट यहाँ से बेंड होती है, लाइट जब यहाँ पे आती है, लाइट रेज आती है तो इस लाइन के थ्रू, ये लाइन होती नहीं है, इस लाइन के थ्रू लाइट क्या होती है, बेंड हो जाती है। इसको बीच वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। वहाँ पे पोल था और यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। देखो यह प्रॉपर्टीज ऑफ लेंस टू फॉर्म द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने मिरर के अंदर भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, 4 प्रॉपर्टीज़ थी वहाँ पे, कॉन्वेक्स की और कॉनकेव की। यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। देखो पहले, व्हेन लाइट रेज इज़ पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, व्हेन लाइट रेज इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो इस वाले पॉइंट से क्या होती है, बेंड हो जाती है, और वो बेंड होकर हमेशा कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है, ये ध्यान से समझना है। यहाँ पे देखो 2 स्फीयर्स हैं ना, यहाँ पे टू स्फेरिकल सर्फेसेस होते हैं। तो अगर मैं इस वाले स्फीयर को कंप्लीट कर दूंगा तो ये जो क्या होगा, 2f1, ये क्या है, f1 मान लो फोकल लेंथ, और 2f1 का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ध्यान से समझना है इसको। जब अगर मैंने इस वाले स्फीयर को कंप्लीट कर दिया तो कंप्लीट करने के बाद जो भी मेरे पास इमेज बनेगी, ये क्या है उसका सेंटर, और ये सेंटर ऑप्टिकल सेंटर के बीच का पॉइंट है, फोकल पॉइंट। इस तरह से यहाँ पर भी होगा, एक स्फेरिकल पॉइंट पूरा का पूरा स्फीयर होगा तो ये क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ। तो 2f2 को सेंटर ऑफ कर्वेचर कंसीडर कर लेना, ध्यान से समझना है इसको। और f1 क्या है हमारे पास, फोकल लेंथ। अब देखो लाइट रेस कहाँ से आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो बेंड होकर कहाँ जाएगी, फोकस से। और ये दूसरा पॉइंट है कि अगर लाइट रेस फोकस से आ रही है, देखो फोकस से लाइट रेस आ रही है तो किसके हो गई, टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। तो इसका उल्टा हो गया। ठीक, थर्ड क्या है हमारे पास, अगर कोई लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से आती है, एरो पर जरूर ध्यान देना, कोई लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो सेम एंगल बनाती हुई आप सीधा चली जाती है, ना ये बेंड होगी ना कुछ होगी, सीधा सीधा बाहर निकल जाएगी। इस तरह से कॉनकेव लेंस की देखो, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ये लाइट को स्प्रेड कर देता है ये। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, वो लाइट को इकट्ठा करता है, ये स्प्रेड करता है। यहाँ पे देखो लाइट रेज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, लेकिन जो डाइवर्जिंग है ये ऊपर की तरफ जाएगी लाइट। ठीक है, ये लाइट को फैला देता है, डाइवर्स कर देता है, जैसे रास्ते डाइवर्स होते हैं, ये डाइवर्स कर, लेकिन किस डायरेक्शन में जाएगी, इसको डॉट डॉट करके दिखाएंगे कि हाँ फोकस से ही जा रही है। तो हम इसको ये बोलेंगे कि अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो कहाँ से जाए, पास होगी, फोकस से। ये चीज़ यहाँ पे कि देखो लाइट रेज कहाँ जा रही है, फोकस पे जा रही थी, लेकिन फोकस पे जाएगी नहीं, फोकस की डायरेक्शन है ये, और ये पैरेलल हो गई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। कहाँ जा रही थी, फोकस पे जा रही थी, और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी। थर्ड देखो, ऑप्टिकल सेंटर से थी, सेम एंगल बनाती है, आप बच लेगी। तो 3 प्रॉपर्टीज़ कॉनकेव की है, 3 ही प्रॉपर्टीज़ कॉन्वेक्स की हैं। अब देखो इधर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास,
इमेज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जैसे वहाँ पे कॉनकेव मिरर के 6 पोजीशंस थी, या कॉन्वेक्स लेंस की 6 पोजीशन है। इन्फिनिटी, बिहाइंड 2f1 यानी बिहाइंड ऑप्टिक सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट 2f1 और f1 के बीच में, f1 पर और f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, अब देखो पहली इसको ध्यान से समझना, ये ग्राफ, ये पोजीशन सारी की सारी जितने भी डायग्राम है ना वो बना के देखो। ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में बना होता है तो वहाँ से 2 रेस पास होती है, एक ये रेस पास होगी, एक रेस, और दोनों रेस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। तो साफ साफ पता है एज पर द प्रॉपर्टी, अगर कोई दोनों रेस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो कहाँ से पास होंगी, फोकस से। तो ये देखो फोकस पे पॉइंट बन गए। ठीक है, लाइन का ध्यान रखो, देखो यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ पे नीचे बेंड हो जाती है एज पर द प्रॉपर्टी। ये 4 चीज़ मैंने आपको बताई थी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर। एट इन्फिनिटी एफ पे बने क्या, इमेज बनी है, साइज़ क्या है इसका, पॉइंट साइज बोलते हैं, हाईली डिमिनिश। नीचे क्या है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड 2f1, अब देखो 2f1 के पीछे बनी, 2f1 के पीछे बनेगी तो यहाँ से 2 रेस पास होंगी, एक प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है और एक ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर पे कोई बेंडिंग नहीं होती, देखो सीधा जा रही है। और ये क्या है, यहाँ से आने के बाद बेंड हो गई, कहाँ से, फोकस पे। जब दोनों जाएंगे, रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड, क्योंकि ये आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद आई है। रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे इमेज बन जाती है। कहाँ बनेगी, बिटवीन f2 और 2f2 के बीच में। ठीक है, और साइज़ क्या होगा, स्मॉल होगा, और नीचे क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। ठीक, थर्ड देखो, ऑब्जेक्ट एट 2f1, अब 2f1 पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई 2 रेज वही पास होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल और ऑप्टिकल सेंटर से। देखो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो गई, फोकस से पास हुई, और यहाँ पे क्या, ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी, तो दोनों जहाँ पे कट करेंगी वहीं पे हमारा इमेज बन जाएगी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट 2f1, इमेज की क्या है, एट 2f2, साइज़ क्या है, सेम, और नीचे क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1, अब f1 और 2f1 के बीच में इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास, f1 और 2f1 के बीच में क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन गया हमारे पास। 2 रेज पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल और ऑप्टिकल सेंटर से, जैसे पहले हुआ था। जहाँ पे भी दोनों लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे हमारी इमेज बन जाएगी। अब की बार इमेज क्या होगी, लार्ज होगी, नेचर वही होगा, रियल और इन्वर्टेड, और इमेज की पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड 2f2। नेक्स्ट देखो, हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे, f1 पर है। f1 पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो कहाँ से पास होगा, फोकस से और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से। और देखो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी, इसका मतलब है कि लाइट की जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो इन्फिनिटी पे जाके ऑब्जेक्ट बना रहा है। देखो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, f1 पे। जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, जो फर्स्ट हमारे पास इमेज थी वो ठीक इसकी उल्टी थी। वहाँ पर ऑब्जेक्ट जो था वो इन्फिनिटी पे था और जो इमेज थी वो f1 पे, f2 पे बन रही थी। यहाँ पर f1 पे ऑब्जेक्ट है और कहाँ बनेगी, f2 पे बने, उस पर इन्फिनिटी पे हमारे पास इमेज बनेगी। और क्या होगी, हाईली लार्ज, बड़ी इमेज बनेगी। नीचे क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। लास्ट केस देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है हमारे पास, O और Fi, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और Fi के बीच में। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन में लाइनें वही 2 डलेंगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, फोकस से पास होगी और ऑप्टिकल सेंटर से। देखो ये लाइन दोनों स्प्रेड हो जाएंगी। स्प्रेड जब होंगी तो कभी इमेज नहीं बनती इस साइड। क्या करते हैं ऐसे केस में, इस केस में होता क्या नेचुरली भी कि हमने देखो 2 रे, एक ऐसे पास करी, एक ऐसे पास करी, तो सेम साइड ऑफ द लेंस के उसी साइड पर ये दोनों के दोनों लाइन जो है डॉटेड करके ऊपर टच करेंगे, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर एक इमेज बन जाएगी। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, बिटवीन Fi एंड ऑप्टिकल सेंटर। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, सेम साइड ऑफ द लेंस के सेम साइड पर होगा। साइज़ क्या होगा, लार्ज, अप के और नीचे चेंज हो जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, ना कि रियल और इन्वर्टेड। इस केस में ही सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट ही बनती है। अब देखो जिस तरह से हमने 6 इमेजेस उसकी पढ़ी हैं, कॉनकेव लेंस की 2 ही इमेजेस होती हैं। पहली होती है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर, इन्फिनिटी में। 2 रेज पास होंगी, दोनों के दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। कहाँ से पास होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में, फोकस की। तो यहाँ पे क्या करेगी, डाइवर्जिंग होता है तो बाहर निकल गई, लेकिन इसकी डॉटेड लाइन अंदर की तरफ जाएगी और फोकस पे जाके ये इंटरसेक्ट करेंगे। इसका मतलब इमेज क्या बनेगी, f1 पे बनेगी। साइज़ क्या होगा इसका, पॉइंट साइज होगा। नीचे क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ठीक है, ये इमेज इंपॉर्टेंट है, सारी ही इमेजेस इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। 2 चीज़ होंगी, वही प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी तो डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन डॉट डॉट करके कहाँ लाएंगे, f1 पे लाएंगे, और दूसरा क्या, ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी। दोनों रेज जहाँ पे कट करेंगे वहीं पे क्या बन जाएगी, हमारे पास इमेज बनेगी।
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, बिटवीन F1 एंड O। साइज़ क्या है इसका, स्मॉल, और नेचर क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ठीक है, इसके भी साइनिंग कन्वेंशन होते हैं। जैसे साइनिंग कन्वेंशन हमारे उस पास उसके थे, कैसे थे, हमने क्या किया था, ऑप्टिकल सेंटर को ही यहाँ पे पोल कंसिडर करना है। तो देखो मैक्सिमम केसेस में जो कॉन्वेक्स होता है हमारे पास, मैक्सिमम केसेस में कॉन्वेक्स लेंस के अंदर ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता है, इमेज यहाँ पर होती है। यू क्या होगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, या पोल पे ये लिख दो, तो पोल मत लिखो, ऑप्टिकल सेंटर लिख लो इसको। वी क्या होगा, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। फोकल लेंथ, एच ओ का मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एच आई का मतलब हाइट ऑफ द इमेज। अब देखो ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन, ओरिजिन से क्या होता है माइनस, ओरिजिन के अंदर क्या होता है प्लस, क्योंकि एक्स एक्सिस यहाँ पॉजिटिव होती है, एक्स एक्सिस यहाँ पे नेगेटिव होती है। देखो यू नेगेटिव हो जाएगा, वी और एफ दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अब यहाँ पे दो फोकल लेंथ होती है, एक लेफ्ट में और राइट में। कौन सी फोकल लेंथ कंसीडर करेंगे, जहाँ पर इमेज बनती है वो फोकल लेंथ लेते हैं, बस ध्यान रखो, जहाँ पर इमेज बनती है, इमेज इस साइड बनी है तो यहाँ की फोकल लेंथ लेंगे, इसलिए पॉजिटिव लिया है मैंने। H0, HO का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव क्योंकि ऊपर की तरफ है, और उसके इमेज क्या है, नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट देखो कॉनकेव लेंस के अंदर ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम केसेस में क्या हो रहा था कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, उसकी इमेज यहाँ बन रही है, तो U और V और F, क्योंकि F कौन सा लेंगे, ये वाला, क्योंकि इमेज इस साइड है। U V F तीनों क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। H I और H O यानी कि हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द दोनों ऊपर की तरफ है, तो क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। अच्छा एक चीज़ हो रही है, मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंस। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है डाइवर्जिंग कॉन्वर्जिंग, कितना पावर है उसके अंदर, उसका रेशियो निकालने का तरीका होता है H इजिकल टू क्या होता है, M इजिकल टू एच आई अपॉन एच ओ, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये इसको U अपॉन V भी बोल सकते हैं लेंस के केसेस में। लेकिन मैग्नीफिकेशन अगर मिरर की बात करें तो मिरर के अंदर क्या होता है, एच आई अपॉन एच, होल फॉर्मूला वही होता है, बट ये चेंज हो जाता है, माइनस बी बाई यू। लेंस का फॉर्मूला 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर का फॉर्मूले में यहाँ प्लस था और यहाँ पर क्या है माइनस। ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर आप बुक में से ही पढ़ो, 2 बार 3 बार, 2-3 बार वीडियो देखो, नोट्स पढ़ो, तभी जाके पूरा पूरा चैप्टर क्लियर होगा ये।